Hello students, so today we will discuss about fertilization. So till now we have discussed about pre-fertilization events जिसमें हमने कवर किया गैमेटोजेनेसिस एंड पोलिनेशन, राइट. सो टिल नाउ पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं स्टिग्मा के ऊपर. ये हमने कवर किया पोलिनेशन में थ्रू पोलिनेटिंग एजेंट्स, राइट. आज हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो लेट्स कंटिन्यू विद फर्टिलाइजेशन. इसके अंदर हम बात करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि जो पोलन ग्रेन जिस पिस्टल के ऊपर ट्रांसफर हुआ है उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहला होता है रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन ग्रेन. रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन, यानी कि जो पोलन ट्रांसफर हुआ है स्टिग्मा के ऊपर, आइदर वो राइट टाइप का है यानी कि कंपैटिबल है, या रॉन्ग टाइप का है यानी कि इनकम्पैटिबल पोलन है. अगर वो राइट टाइप का पोलन ग्रेन है तो ही स्टिग्मा उसको अलाउ करता है फर्दर जर्मिनेशन के लिए, उसको पोलन ट्यूब बनाने के लिए अलाउ करता है. अगर वो पोलन इनकम्पैटिबल है, राइट टाइप का पोलन नहीं है, रॉन्ग टाइप का पोलन है, तो स्टिग्मा उसको अलाउ नहीं करता जर्मिनेशन के लिए, ना ही उस पोलन की पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. ओके. और ये चीज कि वो कंपैटिबल है कि इनकम्पैटिबल है, ये स्टिग्मा पहचानता है पोलन ग्रेन की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से, उनकी वजह से पहचान पाता है कि ये पोलन ग्रेन कंपैटिबल है या आइदर नॉन कंपैटिबल है, इनकम्पैटिबल है. ओके. सपोज, तो फर्स्ट तो यही हो गया कि रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन. सपोज कि जो पोलन ग्रेन है वो कंपैटिबल है, राइट टाइप का पोलन ग्रेन है. आगे उसका क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन आया, ये स्टिग्मा है. ओके. ये हमारी स्टिग्मा है एंड दिस इज स्टाइल एंड नीचे आ जाएगी ओवरी. ओके. तो ये जो है ये पोलन ग्रेन है. पोलन ग्रेन की अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं इंटाइन, और ये पोलन ग्रेन की बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं एक्साइन. ओके. सो एज वी ऑल नो कि जो एक्साइन होती है वो कैसे होती है, एक्साइन जो होती है वो नॉन कॉन्टिन्यूस होती है, वो कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं होती है. लेकिन इंटाइन हमारी कॉन्टिन्यूस लेयर होती है जो कि पैक्टिन और सेलुलोज से बनी है, सॉफ्ट लेयर है. लेकिन एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी है, और एक्साइन में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनमें स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है. उन स्पेस को हम बोलते हैं जर्म पोर. ओके. जर्म पोर जिसमें से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और जर्म पोर एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना देती हूँ. सपोज दिस इज इंटाइन. ओके. ये इंटाइन है. सपोज दिस इज इंटाइन, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है. और बाहर की अगर मैं मेम्ब्रेन बनाऊं तो सपोज दिस इज एक्साइन. तो ये ऑर्नामेंटल लेयर होती है, इसके अलग अलग डिजाइन्स होते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए हमने सिंपल तरीके से बना दिया है कि ये हमारी एक्साइन है. एक्साइन जो कि बाहर वाली लेयर होती है, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से. स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस. ओके. तो ये लेयर में यहाँ पे ये स्पेस प्रेजेंट है जिसको हमने बोला है जर्म पोर. जर्म पोर यानी कि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है. इसमें से निकलती है पोलन ट्यूब, और जो पोलन ट्यूब होती है वो हमारी बनी होती है इंटाइन से. कैसे निकलती है वो हम बात करेंगे अभी. तो पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन है वो हमारा गया स्टिग्मा के ऊपर, ट्रांसफर हुआ थ्रू पोलिनेशन. पोलिनेशन यही होता है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा के ऊपर. किसके थ्रू हुआ, बाय एनी पोलिनेटिंग एजेंट, जो विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इवन एनिमल्स, इंसेक्ट, एंड इवन हो सकता है कि वो विदाउट पोलिनेटिंग एजेंट के ट्रांसफर हो गया हो, लाइक इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. ओके. तो किसी भी तरीके से हमारा पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो गया है. ओके. तो अब वो पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा के ऊपर जो शुगर कंटेंट होता है और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा. पोलन ग्रेन के अंदर जो स्टिग्मा के ऊपर शुगर कंटेंट था या फिर जो मॉइस्चर प्रेजेंट था उसके अंदर चला गया पोलन ग्रेन के अंदर. ओके. उसने ये अब्सॉर्ब कर लिया. इसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से पोलन ग्रेन्स की वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ा. ओके. जैसे ही पोलन ग्रेन शुगर और मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है, स्टिग्मा के ऊपर जो शुगर और मॉइस्चर होता है उसको अब्सॉर्ब करता है, तो पोलन ग्रेन का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से पोलन ग्रेन्स की वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है. उस प्रेशर की वजह से जो इंटाइन लेयर होती है, ये जो इंटाइन लेयर है, लेट मी शो यू, दिस इंटाइन लेयर comes out
एज पोलन ट्यूब। तो ये इंटाइन लेयर बाहर आ जाती है। बाहर किसके थ्रू आएगी? ये जो जर्म पोर है इसके थ्रू पोलन ट्यूब बाहर आ जाती है। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं पोलन ट्यूब, जो कि बनी किससे है? इंटाइन से। ओके, इंटाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से जो जगह खाली होती है यानी कि जर्म पोर, उसके थ्रू पोलन ट्यूब बाहर आ जाती है। ओके, सो ये हमने देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि ये हमारी इंटाइन है और ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो यहां तक आई थिंक क्लियर है। अब क्या होगा कि अब हमारा जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल के अंदर चली गई, स्टाइल के अंदर चली गई पोलन ट्यूब। लेकिन जो स्टाइल के टिश्यू होते हैं, स्टाइल के अंदर भी टिश्यू होते हैं। स्टाइल जो होती है वो होलो नहीं होती है, वो भरी होती है, डेंस होती है, जिसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो पोलन ट्यूब उसके थ्रू कैसे जाएगी? पोलन ट्यूब रिलीज करती है एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने की वजह से वो स्टाइल के टिश्यू को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करेंगे तो पोलन ट्यूब जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, पोलन ट्यूब जो है वो आगे की तरफ स्टाइल के थ्रू चलती जाएगी, क्योंकि स्टाइल के टिश्यू को इसके एंजाइम्स जो है वो काट रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये पोलन ट्यूब जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ओके, अब जो पोलन ट्यूब आई है इसके अंदर इसका कंटेंट भी आएगा। पोलन ग्रेन का जो कंटेंट है यानी कि जो दो सेल है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, वो भी आएंगे। राइट, जब पोलन ग्रेन शेड होता है तो 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज पे शेड होता है। एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जनरेटिव सेल। राइट, तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पे होता है। जो बाकी 30% रह गए उनमें क्या होता है? जनरेटिव सेल पहले ही, पोलिनेशन से पहले ही माइटोसिस करके दो मेल गैमेट बना देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जिसमें 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन शेड होता है, उसमें क्या होगा कि अब ये इसके अंदर चला गया। अब फिर क्या होगा? सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। एक्चुअली ये थर्ड पे है, सेकंड पे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, है ना? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, हमारी पोलन ट्यूब बन गई थी, है ना? पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। सो फर्स्ट पे रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन ग्रेन, कि स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि पोलन ग्रेन कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है। सेकंड पे अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल है तो स्टिग्मा ने अलाउ कर दिया पोलन ट्यूब बनने के लिए। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। थर्ड होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या होता है? आई थिंक लेट मी क्लियर दिस। Formation of male gametophyte. Formation of male gametophyte means कि ये पोलन ग्रेन था, इसके अंदर एक स्मॉल सेल था और एक लार्ज सेल था। तो बड़े वाले सेल को हमने बोला था वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और छोटे वाले सेल को हमने बोला था जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो ये इस पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे पोलन ट्यूब बनती है इसके साथ साथ ये सेल भी क्या होते हैं? पोलन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं। ओके, पोलन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं। फिर क्या होगा? जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर होती है माइटोसिस। जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने की वजह से इसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं। ओके, तो अब कंडीशन कैसी हो गई? 3 सेल्ड, 3 सेल्ड। सो मैं यहाँ पे एक अलग कलर से शो कर देती हूँ कि ये हमारा है वेजिटेटिव सेल, ओके, जिसके अंदर कोई डिवीजन नहीं हुई, और ये दोनों है हमारे मेल गैमेट। सो दीज आर मेल गैमेट, मेल गैमेट, जो कि किससे बने? जनरेटिव सेल में माइटोसिस होने की वजह से 2 मेल गैमेट हमारे बने। ओके, तो अब 3 सेल्ड कंडीशन हो गई है। ठीक है, अब आगे क्या होगा? जो फोर्थ स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज होती है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक
यानी कि पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक हमारा किसके अंदर होता है? ओव्यूल के अंदर, राइट। एम्ब्रियो सैक हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। तो देखो ये जो बल्ज्ड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर हमारा ये क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, ओके। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये एंटर करेगी ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड की तरफ, राइट। देखो जो ओव्यूल होता है हमारा उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ओव्यूल के अंदर दो एंड होते हैं। एक तो होता है ये वाला एंड है चला जा एंड, और जो ये एंड है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स अब्सेंट है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड, ओके। तो हमारी जो पोलन ट्यूब होती है वो माइक्रोपाइल साइड से एंट्री करती है, ओके। माइक्रोपाइल साइड से एंट्री करेगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये हमारी पोलन ट्यूब है जो स्टाइल के टिश्यू को काटते हुए आ रही है बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मैंने बताया। सो ये पोलन ट्यूब ऐसे एंट्री करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, ओके। सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक मिनट, आई थिंक हाँ अब दिख रहा है ये अच्छे से। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पोलन ट्यूब हमारी आई है एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसको गाइड कौन कर रहा है कि वो यहां तक आ पाए? उसको गाइड करते हैं ये दोनों क्या है? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स माइक्रोपाइल एंड की तरफ एग अपरेटस प्रेजेंट होता है। इन तीनों सेल को हम बोलते हैं एग अपरेटस, ओके। एग अपरेटस, एग अपरेटस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? एग अपरेटस के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल, ये हमारा एग सेल है, और ये दोनों जो ऑरेंज कलर से शो किए गए हैं ये दोनों है सिनर्जिड्स, ओके। और जो नीचे जो ब्लू कलर से शो किए गए हैं ये है फिलीफॉर्म अपरेटस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि सिनर्जिड्स के नीचे होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। और जो अपोजिट एंड पे ये ग्रीन कलर से शो किए गए हैं ये है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं चलाजा एंड की तरफ, और हमारे ये सिनर्जिड्स एंड एग सेल प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइल एंड की तरफ। और बीच में जो दो ब्लू डॉट्स दिखाए गए हैं ये है पोलर न्यूक्लियाई, ओके। तो एम्ब्रियो सैक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है। अब जो सिनर्जिड्स हैं और ये फिलीफॉर्म अपरेटस ये केमिकल रिलीज करते हैं, एक केमिकल की फॉर्मेशन करता है जो केमिकल गाइड करता है पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल एंड की तरफ आने के लिए, ओके। तो ये जो पोलन ट्यूब हमारी स्टिग्मा से स्टाइल से आई है एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, ये किसके थ्रू गाइड हुई है? केमिकल से गाइड हुई है जो केमिकल फॉर्म किया गया है सिनर्जिड्स एंड फिलीफॉर्म अपरेटस के द्वारा, ओके। अब जैसे ही हमारी पोलन ट्यूब इसके, एंड वन थिंग इज, अब हमारे इसके साथ साथ क्या आ रहे हैं? दो मेल गैमेट, राइट। दो हमारे मेल गैमेट आ रहे हैं, और एक तीसरा हमारा क्या था? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो जैसे पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक की तरफ एंट्री करती है तो हमारा जो वेजिटेटिव सेल है वो डीजनरेट हो जाता है। वेजिटेटिव सेल हमारा डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ओके। अब पोलन ट्यूब जैसे ही एंट्री करती है, एंट्री करेगी वन ऑफ द सिनर्जिड्स में, आइदर इस वाले सिनर्जिड्स में एंटर करेगी या फिर इसमें एंटर करेगी। तो एक सिनर्जिड्स के अंदर हमारी पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी। पोलन ट्यूब जैसे ही सिनर्जिड्स में एंट्री करती है वो सिनर्जिड क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। वो सिनर्जिड हमारा डीजनरेट हो जाएगा। सो लेट मी मेक ए डीजनरेट सिनर्जिड। ये हमारा सिनर्जिड है वो सपोज टी जनरेट हो गया, ओके। हमारी पोलन ट्यूब जो है इसकी एंट्री हो गई इसमें। फिर बाद में जो दूसरा सिनर्जिड्स है वो भी धीरे धीरे साइमल्टेनियसली डी जनरेट हो जाता है, ओके। अब क्या होगा कि जैसे हमारी पोलन ट्यूब एंट्री करती है, एंट्री किस में करेगी? अब जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स है उसके अंदर चली गई अब पोलन ट्यूब, तो वहां का जो कंटेंट है, अंदर का जो कंटेंट है वो चला जाता है पोलन ट्यूब के अंदर, ओके। पोलन ट्यूब के अंदर चला जाता है। यहाँ पे होती है एंडोओस्मोसिस, यहाँ पे होती है एंडोओस्मोसिस, जिसमें
जो अंदर का कंटेंट है वो चला जाता है पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ट्यूब के अंदर जाने की वजह से पोलन ट्यूब स्वेल हो जाती है, स्वेल हो जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्वेल होने की वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है और वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। फटने की वजह से जो अंदर दो मेल गैमेट थे, अंदर जो दो मेल गैमेट थे वो बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ओके, ये जो दो मेल गैमेट थे ये अंदर चले जाते हैं, ये होता है यहाँ पे। ओके, सो मैंने क्या बताया कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, इसमें हम पढ़ रहे थे कि जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करती है, हमारा एक तो वेजिटेटिव जो सेल है वो डिजनरेट हो जाता है। ओके, क्योंकि उसका भी काम खत्म हो गया अब। और क्या डिजनरेट हो जाता है, हमारे सिनर्जिड्स जो है, जिस सिनर्जिड्स में पोलन ट्यूब ने एंट्री की है, सबसे पहले तो वो सिनर्जिड डिजनरेट हो जाता है, बाद में दूसरा सिनर्जिड भी क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। ओके, और जो हमारे दोनों मेल गैमेट है वो चले जाते हैं अंदर। वो अंदर कैसे जाएंगे, एंडोस्मोसिस की वजह से। हमारी पोलन ट्यूब जैसे ही डिजनरेटिंग सिनर्जिड्स में जाएगी तो अंदर का जो कंटेंट है वो पोलन ट्यूब के अंदर चला जाता है। अंदर जाने की वजह से पोलन ट्यूब स्वेल हो जाती है, प्रेशर पड़ता है मेम्ब्रेन पे और सारा जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, बर्स्ट हो जाती है और जो दोनों मेल गैमेट है वो बाहर आ जाते हैं। ओके, ये चीज होती है यहाँ पे। नेक्स्ट 5th नंबर पे जो होगा वो होगा डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5th और सबसे लास्ट स्टेप है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अल्टीमेटली होना क्या है। कि जो ट्रांसफर हुआ है, जो पोलिनेशन हुई है, इसमें क्या होता है अल्टीमेटली कि जो दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ। एग सेल के साथ हमारा एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है। ओके, सो दिस इज एग सेल एंड दिस इज अवर मेल गैमेट। ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो जाइगोट इज मेड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ एग सेल, हैप्लोइड एग सेल एंड हैप्लोइड मेल गैमेट एंड दिस जाइगोट इज डिप्लॉइड। इसको हम बोलते हैं सिनगैमी, सिनगैमी या फिर बोलेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ओके, और जो दूसरा जो मेल गैमेट है हमारा वो चला जाएगा सेंटर में, जो सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने की वजह से वो होता है ट्रिपल फ्यूजन। दो न्यूक्लियस ऑलरेडी हैं, अब तीसरा मेल गैमेट जाता है वहां पे फ्यूज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जिसकी प्लोइडी लेवल होती है 3n। क्योंकि जो हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई थे, ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई क्या था, हैप्लोइड, दूसरा पोलर न्यूक्लियाइड क्या था, हैप्लोइड। अब जो हमारा मेल गैमेट आया है वो भी क्या है, हैप्लोइड। सो 3n कंडीशन हो जाती है, ट्रिप्लोइड हमारा बन जाता है। इसको हम बोलते हैं बाद में PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस सेल को बोलते हैं PEC, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये हमारे जो एंटीपोडल सेल है ये भी जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। ओके, एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट हो जाते हैं क्योंकि इनका भी अब कोई काम नहीं है। एंटीपोडल सेल का जो बेसिकली जो फंक्शन होता है वो है पोलरिटी को डिसाइड करना। ठीक है, वो पोलरिटी डिसाइड करने में हेल्प करता है, चला जाए एंड की तरफ, चला जाए एंड को डिस्टिंक्ट करता है माइक्रोपाइल एंड से। ओके, सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार फर्टिलाइजेशन हुई है, एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ है एग के साथ, दूसरा फ्यूज हुआ है हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो हमारा जाइगोट है वो बाद में एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, और जो हमारा PEC है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो बाद में बनाएगा एंडोस्पर्म, जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। राइट, सो ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम में जस्ट अ सेकेंड, सो ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। तो ये है हमारा पोलन ग्रेन जो कि 2 सेल स्टेज का है। 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। ओके, तो इस कंडीशन में जो पोलन ग्रेन है वो हमारा स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है थ्रू पोलिनेशन। ओके, अब ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गिवन है। ये हमारा स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा, इसके ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन है, लेकिन जैसे ये पोलन ग्रेन है इसमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, कुछ जर्मिनेट नहीं हो रहे, किसी में पोलन ट्यूब बन रही है लेकिन यहीं पे टर्मिनेट हो जा रही है, शुरू में ही टर्मिनेट हो जा रही है। लेकिन एक पोलन ट्यूब जो है वो जाती है अंदर एम्ब्रियो सैक की। ओके,
क्योंकि इस पोलन ट्यूब को गाइड किया है बाय द केमिकल्स जो कि बनाते हैं सिनर्जिड्स एंड फिलीफोम अपरेटस। उन्होंने इस पोलन ट्यूब को गाइड कर दिया है। तो एक बार जब पोलन ट्यूब एंट्री ले लेती है तो सिनर्जिड्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, राइट। तब सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाते हैं तो केमिकल प्रोडक्शन नहीं होती है। इसकी वजह से जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन आते भी है स्टिग्मा पे, बाद में जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन भी आते हैं, उनकी जर्मिनेशन, उनकी जो पोलन ट्यूब है वो नहीं बन पाती है, या फिर बनती है तो शुरू में ही टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि इनफ केमिकल जो है वो बाद में रिलीज नहीं होते हैं उसको गाइड करने के लिए, क्योंकि एक पोलन ट्यूब ऑलरेडी एंटर कर चुकी है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, अब यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, एक पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। अब इस पोलन ट्यूब का जो कंटेंट है वो क्या है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ये भी पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर चला जाएगा। ओके, ये हमारा स्टाइल है। स्टाइल के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिन टिश्यू को डाइजेस्ट करता है पोलन ट्यूब के एंजाइम्स। पोलन ट्यूब एंजाइम सीक्रेट करती है जो कि स्टाइल के टिश्यू को डाइजेस्ट करता है ताकि पोलन ट्यूब अंदर जा सके। अब पोलन ट्यूब के अंदर हमारे दो सेल हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। बाद में जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल में हो जाती है माइटोसिस। माइटोसिस होने की वजह से जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट बना लेता है, दो मेल गैमेट बन जाते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। बाद में जैसे ही हमारी पोलन ट्यूब ने अंदर एंट्री ली एक सिनर्जिड्स में, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड्स में से पोलन ट्यूब एंट्री करती है, और हमारा वेजिटेटिव सेल भी तब क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, और सिनर्जिड्स भी क्या हो जाते हैं, फिर डीजनरेट हो जाते हैं। बाद में क्या होती है, एंडोस्मोसिस होती है, जिसके थ्रू जो हमारा मेल गैमेट है वो भी अंदर चला जाता है, दोनों मेल गैमेट अंदर चले जाते हैं। एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ओके, तो जो एग सेल के साथ फ्यूज होता है उसको बोलते हैं सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, ट्रिपल फ्यूजन यानी कि वो बनाता है 3N कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसके सेल को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस फर्टिलाइजेशन को हम, सिनगैमी को हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ये एक टर्म है, इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ट्रिपल फ्यूजन को हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ऑल्दो होती है मेल गैमेट से ही है, लेकिन जस्ट नाम दे रखा है कि इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, और यू कैन से फर्टिलाइजेशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। सो लास्ट में एम्ब्रियो सैक कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें ये है जाइगोट जो कि सिनगैमी का प्रोडक्ट है, जो कि डिप्लॉइड है। ओके, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बना था। और ये है डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स, ये दोनों डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं, और नीचे क्या है, तीनों डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल। ओके, अगर इस साइड एंटीपोडल सेल है इसका मतलब ये चलाजा एंड है, और ये क्या है, माइक्रोपाइलेंट। तो लास्ट में एम्ब्रियो कुछ ऐसा बचता है। अब आगे हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि जाइगोट का क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का क्या बनता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सेकंड हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। थर्ड हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। तो ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ये हमारे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, दूसरा की ओव्यूल सीड में कैसे बदलता है, और ओवरी फ्रूट में कैसे बदलती है। ओके, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एंडोस्पर्म, सबसे पहले आता है एंडोस्पर्म। सो अभी हमने देखा था कि एंडोस्पर्म किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से। जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन था, यानी कि एक मेल गैमेट जाके फ्यूज हो गया था दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, उससे हमारा जो बाद में प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एंडोस्पर्म। ओके, एंडोस्पर्म यानी बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। ओके, अब हमारा जो एंडोस्पर्म है वो जो होता है एम्ब्रियो बनने से पहले ही डेवलप हो जाता है। पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, बाद में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन देना। ओके, तो एम्ब्रियो अपना खाना सुनिश्चित कर लेता है एंडोस्पर्म के थ्रू। एंडोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक के अंदर
ये हमारा एम्ब्रियो सैक था लास्ट में, ठीक है। जाइगोट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की, जिसमें हमारा प्रेजेंट था अंदर PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसमें जो होता है, इसके जो न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इसमें लगातार न्यूक्लियर डिवीजन होती जाती है। इसमें बार बार माइटोसिस होती है, लेकिन सिर्फ फ्री न्यूक्लियर होती है, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होती है, कार्योकाइनेसिस होती है। तो बार बार न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता जाता है। तो ऐसे करके मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं डिवीजन से। इसको हम बोलते हैं फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अगर हम इसकी प्लोइडी की बात करें तो ऑब्वियसली 3n होगी, ओके। ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है तो 3n प्लोइडी लेवल होगा। तो बहुत सारे इसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई होते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये देखा जाता है कोकोनट वाटर में। कोकोनट वाटर, जो नारियल का जो पानी होता है, वो क्या होता है बेसिकली फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें साइटोकाइनेसिस होने लगती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होने लगती है, ओके। तो सेल वॉल की फॉर्मेशन इसमें बाद में होती है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ओके। अब जो दूसरा आता है एंडोस्पर्म, उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, लेट मी रब दिस, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। तो इसमें मैं सिर्फ दिखा रही हूं अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, सिर्फ न्यूक्लियस दिखा रही हूं। तो इसमें क्या होगा, अगर माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस होगी तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, राइट, एक से दो न्यूक्लियस बने, तभी की तभी वो क्या करते हैं, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो साइटोकाइनेसिस भी शो कर देते हैं, ओके। कार्योकाइनेसिस होती है और जस्ट बाद क्या हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। तो इसमें सेल जो सेलुलर एंडोस्पर्म है वो साथ साथ बनता है, कार्योकाइनेसिस लीड्स टू द साइटोकाइनेसिस। तो ऐसे करके ये सेल अब दोबारा माइटोसिस शो करेंगे, तो दो न्यूक्लियस और बनेंगे, फिर इनमें भी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, फिर और न्यूक्लियस बनेंगे, इनमें भी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो इनको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ओके। सेलुलर एंडोस्पर्म देखा जाता है व्हाइट कर्नल में, व्हाइट कर्नल। कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट होता है, जिसको हम गिरी बोलते हैं, व्हाइट कलर के पार्ट में सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। और जो कोकोनट का जो वाटर होता है उसमें देखने को मिलता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और व्हाइट पार्ट में क्या होती है, सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोल देते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट द एंडोस्पर्म। और इसका जो फंक्शन है वो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड किसको करेगा, एम्ब्रियो को, जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट से, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम देखें एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो, तो जो एम्ब्रियो होता है वो किससे बनता है, सपोज फिर से ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है। अब इसमें हम एंडोस्पर्म की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ बात करेंगे जाइगोट की। ये हमारा जाइगोट था जो कि डिप्लॉइड था, 2n, ओके। इस जाइगोट में अब होती है माइटोसिस, माइटोसिस होती है बार बार। तो बार बार माइटोसिस होने की वजह से जो यूनिसेलुलर जाइगोट है वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाता है, ओके। जो हमारा यूनिसेलुलर जाइगोट था वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस। सो एम्ब्रियोजेनेसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, ओके। तो जाइगोट में जो माइटोसिस होती है उससे एम्ब्रियो बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जब हमारा एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टाइल, ये सारे जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कोई फंक्शन नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो ये सारे के सारे गिर जाते हैं। कुछ केसेस में कैलिक्स बचा रहता है, कैलिक्स यानी कि सेपल, जो पेटल के नीचे ग्रीन कलर का दिखता है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, तो वो कैलिक्स किसी किसी में परसिस्ट रहता है, जैसे कि ब्रिंजल में, बैंगन के अंदर देखा जाता है, इवन टोमेटो के अंदर देखा जाता है, मिर्च के अंदर देखा जाता है। तो इसमें कैलिक्स जो होता है वो रिटेन रहता है, अदरवाइज बाकी के जो सारे ऑर्गन्स है वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं, ओके। अब ओवरी जो होती है, ओवरी जो होती है वो बनाती है फ्रूट, ठीक है। सो द फेट ऑफ ओवरी इज फ्रूट, ओवरी फ्रूट बनाएगी। जो ओव्यूल जो हमारा होता है वो बनाएगा सीड, ओव्यूल सीड की फॉर्मेशन करेगा, ओके। और जो ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी वॉल, ये बनाती है पेरिकार्प, पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट की लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प, जो कि बनती है ओवरी की वॉल से, ओके। और जो फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल होता है जो कि ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करता है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या बनाता है, स्टोक ऑफ सीड, वो भी स्टोक बनाता है लेकिन किसकी, सीड की, ओके।
अंदर क्या, ओवरी के अंदर ये क्या बना रहा था, ओव्यूल की स्टोक बना रहा था। एक फ्रूट के अंदर ये क्या बनाएगा, स्टोक ऑफ सीड बनाएगा। जैसे कि मटर के अंदर होता है, तो मटर के जो बीज होते हैं, मटर की जो कली होती है, मटर के बीज हैं, ये एक साइड से अटैच रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। ओके, नेक्स्ट न्यूसेलस। जो न्यूसेलस बच गए बाकी के, वो ऑल्दो एम्ब्रियो बनता है तो सारे न्यूसेलस जो होते हैं वो सारे यूज्ड अप हो जाते हैं, लेकिन कुछ फिर भी बाद में बच जाते हैं, तो जो न्यूसेलस परसिस्ट रहते हैं वो बनाते हैं पेरिस्पर्म। ओके, पेरिस्पर्म का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो ये भी न्यूट्रिशन देता है। नेक्स्ट, जो आउटर इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल के अंदर, जो आउटर इंटेगुमेंट होता है वो बनाता है सीड कोट, यानी कि टेस्टा। जो सीड की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम टेस्टा बोलते हैं, जो कि बनता है आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल से। और जो सीड का इनर वॉल है वो बनता है इंटर इंटेगुमेंट से। ये भी सीड कोट बनाता है। सीड की जो अंदर वाली वॉल होती है वो बनाता है, जिसको हम बोलते हैं टेगमेन। सो टेगमेन इज फॉर्म्ड बाय इनर इंटेगुमेंट एंड टेस्टा इज फॉर्म्ड बाय द आउटर इंटेगुमेंट। ओके, और एक होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में। माइक्रोपाइल बनाता है पोर। जो सीड का जो पोर होता है जिसमें वाटर और गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको वो बनता है माइक्रोपाइल से। ओके, और जो पीईसी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ओके, और एंडोस्पर्म का काम भी क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो ये फेट होते हैं, ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये न्यूसेलस का हमने पढ़ा था। हाँ, न्यूसेलस क्या बना रहा था, पेरिस्पर्म। इसके एग्जाम्पल देखो कि जिस कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें न्यूसेलस परसिस्ट रहता है और पेरिस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। एक तो होता है बीट, एक होता है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, एक कॉफी, एक कैस्टर। ओके, तो इनमें क्या होता है, न्यूसेलस परसिस्ट रहता है। नाउ ये डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है जाइगोट का। ये डायग्राम जाइगोट का है। जाइगोट में माइटोसिस होती है तो दो सेल बनते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर माइटोसिस होती है, बार बार माइटोसिस होती जाती है, तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो बनता है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। इसकी जो शेप होती है नीचे वो ग्लोब्यूल जैसी दिखती है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं, ग्लोब जैसी शेप दिखती है इसलिए हम इसको बोल देते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है हार्ट शेप। ये जो एम्ब्रियो है इसकी शेप हार्ट जैसी लगती है, इसलिए हमने इसको बोल दिया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ओके, और ये जो रीजन है, इस सेल के साथ जो नीचे का जो ऑर्गन है, जो एम्ब्रियो है वो जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। ओके, नेक्स्ट आता है मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो ये डाइगोट के अंदर है। ये जो सारी चीजें हम डेवलपमेंट देख रहे हैं एम्ब्रियो की, ये होती है डाइकोट्स के अंदर, ठीक है। इस एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल से क्या होती है, रूट की फॉर्मेशन होती है, जिससे रूट निकलती है उसको रेडिकल बोलते हैं। ये जो दो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, इन दो स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कोटिलीडोन। कोटिलीडोन क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, फूड की स्टोरेज में काम आता है। और ये जो रीजन दिखा रखा है ये है प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल से क्या निकलती है, शूट, यानी कि जो हिस्सा जमीन के ऊपर होता है उसको शूट बोलते हैं, जो जमीन के नीचे होता है वो रूट बोलते हैं। तो रेडिकल से रूट अराइज होती है, प्ल्यूम्यूल से शूट अराइज होती है। और कोटिलीडोन्स जो है वो खाना स्टोर करके रखते हैं। डाइकोट्स है इसलिए इसमें दो कोटिलीडोन शो कर रखे हैं। ओके, सो देयर आर टू कोटिलीडोन्स इन डाइकोट्स। नेक्स्ट जो डायग्राम है, या ये देखो, ये डाइकोट एम्ब्रियो का है जिसमें दिखा रखा है ये दो कोटिलीडोन्स हैं। ये प्ल्यूम्यूल है जिससे शूट निकलती है, ये रेडिकल है जिससे रूट निकलती है। रेडिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, रूट कैप। ये रूट्स को प्रिवेंट करती है, बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, और उनको गाइड करती है अंदर। ये है हाइपोकोटाइल रीजन। ये जो पीछे रूट की तरफ पीछे की साइड इलोंगेटेड पोर्शन है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल रीजन। ओके, तो ये चीजें प्रेजेंट होती है डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर। इसको हमने बोला है एम्ब्रियोनल एक्सेस। कोटिलीडोन को छोड़ के जो बाकी की जो चीजें हैं, प्ल्यूम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप, हमने इसको बोल दिया एम्ब्रियोनल एक्सेस। ओके, मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट एम्ब्रियो दिखता है कुछ ऐसा। ये हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो है। मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है ये कोटिलीडोन, जो कि जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। सो ये एक ही कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। दूसरा जो कोटिलीडोन है वो रिड्यूस्ड होता है, ना के बराबर, इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। ओके, so epiblast is basically the reduced cotyledon of monocot embryo. Okay, अब मोनोकोट के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, ये है शूट अपेक्स। शूट अपेक्स जिससे क्या राइज होती है, शूट। अब जो शूट निकलती है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है,
कोलियोपेटाइल। सो कोलियोपेटाइल प्रोटेक्ट करता है शूट अपेक्स को। नीचे क्या है, रेडिकल, रेडिकल से क्या निकलती है, रूट। ओके, रेडिकल के जस्ट बाद क्या है, रूट कैप, और नीचे क्या है, कोलियोरिजा। कोलियोरिजा का काम होता है रूट टिप को प्रोटेक्ट करना। ओके, सो ये हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो हो गया। ये जो डायग्राम है ये है मोनोकोट सीड का। इसमें साफ साफ दिखा रखा है कि ये है हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो। जो चीज हमने यहाँ पढ़ी थी ये यहाँ पे है, ये हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो है। और बाकी का जो ये बच गया ये सारा क्या है, एंडोस्पर्म। तो सीड के अंदर यही होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसने क्या बनाया, एंडोस्पर्म, ये रहा एंडोस्पर्म। और बाकी जो हमारा जो जाइगोट है उसने क्या बनाया, एम्ब्रियो। सो दिस इज अवर एम्ब्रियो। ओके, सो नाउ सी दिस इज कोलियोरिजा। अभी बताया इसमें कि रूट को प्रोटेक्ट करता है, रेडिकल से रूट निकलती है। प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल जो होता है वो जो होता है शूट अपेक्स, यानी कि जिससे शूट निकलती है, तो हम इसको प्ल्यूम्यूल बोल दिया, या फिर हम बोल सकते हैं शूट अपेक्स। ओके, ये कोलियोपेटाइल जो कि शूट अपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। ये स्क्यूटेलम है यहाँ पे हमारा, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, कोटिलिडोन। मोनोकोट एम्ब्रियो का कोटिलिडोन, जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। ये क्या करता है, खाना स्टोर करके रखता है। इसका काम होता है स्टोर फूड। और वो खाना आया कहां से, ऑब्वियसली एंडोस्पर्म से। सो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है, उसको स्टोर करता है। बाद में जब हमारी सीडलिंग होगी, यंग प्लांट निकलेगा, वो जो है वो खाना यूज करता है। ओके, सीड की जो बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोला है, एल्यूरोन लेयर। ओके, एल्यूरोन लेयर के बाहर क्या प्रेजेंट है, सीड कोट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सीड कोट एंड फ्रूट वोल। ओके, फ्रूट की वोल या फिर सीड की वोल, सीड कोट। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइकोट सीड। ये जो डायग्राम है वो डाइकोट सीड का है। जस्ट अ मिनट। ये डाइकोट सीड है। ओके, तो ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल जो कि क्या बना रहा है, पोर, सीड के अंदर पोर बनाता है। ओके, ये हाइलम हो गया। हाइलम एज यू ऑल नो, हाइलम क्या होता है, फ्यूनिकल और जो हमारा ओव्यूल है उसके बीच में एक इंटरलिंक कनेक्शन होता है। ओके, अब ये सीड कोट है। सीड के जो बाहर की लेयर होती है उसको सीड कोट बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है ये रेडिकल है, रेडिकल से वही रूट निकलती है, ऊपर प्ल्यूम्यूल जिससे क्या निकलती है, शूट। और ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए, कोटिलिडोन्स। ओके, कोटिलिडोन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये हो गया डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, सीड। नेक्स्ट आता है सीड। एंडोस्पर्म के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इवन हमने सीड का डायग्राम देख लिया है। अब सीड के बारे में कुछ चीजें हैं कि सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। एक तो प्रेजेंट होता है सीड कोट, प्रेजेंट होता है कोटिलिडोन जो कि फूड स्टोर करके रखता है। एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट होती है, जहाँ रूट की और शूट की फॉर्मेशन होती है, वो वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। सीड के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये तो चीज हो गई कि सीड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब सीड होता क्या है, सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, सीड की, क्योंकि सीड से फर्दर किसकी डेवलपमेंट होती है, एक नए प्लांट की। ओके, तो सीड इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि विच गिव राइज टू द न्यू प्लांट, न्यू जनरेशन। सो हमने पढ़ा कि ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, और ओवरी से क्या बनती है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। ये प्रोसेस साथ साथ साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ओके, अब सीड के दो टाइप होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एल्ब्यूमिनस। ये दो टाइप होते हैं सीड के। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो नहीं बचता है, सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के द्वारा ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज्ड अप हो जाता है, उसको हम बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी कि नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म लेफ्ट। ओके, फॉर एग्जांपल ये होता है पी के अंदर, मटर के अंदर, एंड ग्राउंडनट, मूंगफली के अंदर। तो पी और ग्राउंडनट के अंदर कोई भी एंडोस्पर्म रिटेन नहीं रहता है, सारा का सारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के द्वारा यूज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड होता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है, सो इट रिटेन सम एंडोस्पर्म। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल व्हीट, गेहूं के अंदर, मेज के अंदर, मक्के के अंदर, बार्ले यानी कि जौ के अंदर, और प्रेजेंट होता है कैस्टर, कैस्टर के अंदर, कैस्टर ऑयल भी आता है ना, सनफ्लावर के अंदर,
तो इन एग्जांपल्स में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो रिटेन रहता है, बचा होता है कुछ एंडोस्पर्म। ओके, तो हमने उन सीड्स को क्या बोल दिया, एल्ब्यूमिनस सीड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या होती है सीड की, एडवांटेजेस क्या होती है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीड। तो सबसे पहले तो ये एडवांटेज हो गई कि सीड के अंदर इनफ फूड रहता है, सफिशिएंट फूड रहता है, सफिशिएंट फूड कि एक यंग सीडलिंग को नरिशमेंट प्रोवाइड हो जाए, उसको नरिशमेंट मिल जाए, उसके लिए सीड में इनफ फूड रहता है, ताकि जब तक फोटोसिंथेसिस के कैपेबल नहीं हो जाता कोई प्लांट, जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करने लग जाता है, तब तक उसको खाना जो है वो सीड के थ्रू मिल जाता है। एक तो ये एडवांटेज हो गई सीड की। दूसरी एडवांटेज होती है कि ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है यंग एम्ब्रियो को। जो यंग एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किससे करता है कि सीड के अंदर प्रेजेंट होती है हार्ड सीड कोट, हार्ड सीड कोट, जो कि सीड को कवर करके रखती है, सीड को कवर करके रखती है सीड कोट, जो कि बहुत ही हार्ड होती है, जिसकी वजह से अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, दूसरा एडवांटेज तो ये हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या होता है कि सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इसकी वजह से इसमें वेरिएशंस आती है, यानी कि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वेरिएशंस आती है। तो एक तो ये एडवांटेज हो गई सीड की। तो ये तीनों एडवांटेजेस हैं सीड्स की। नेक्स्ट एक टर्म आती है सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी। ओके, तो सीड वायबिलिटी क्या होती है, सीड वायबिलिटी होती है वो टाइम पीरियड जब तक कोई सीड जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर उसको प्रॉपर कंडीशन मिलती है, प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन, न्यूट्रिएंट कंडीशन मिलती है, वाटर मिलता है, प्रॉपर उसको एयर मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, तो वो सीड जर्मिनेट कर जाता है। तो उस टाइम पीरियड को, कि जब तक सीड के अंदर जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रहती है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं सीड वायबिलिटी। ओके, सो सीड वायबिलिटी को क्या होता है कि अगर हमें कोई क्रॉप अगले साल फिर उगानी है, तो हम क्या करते हैं, उस सीड को डिहाइड्रेशन मोड पे ला देते हैं, उसका सारा पानी जो है वो सुखा देते हैं, डिहाइड्रेशन, या फिर उसको बोलते हैं डोरमेंट, सीड को डोरमेंट स्टेज पे ला देते हैं, डोरमेंसी शो करता है सीड। तब क्या होता है कि वो सीड इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। अगर हमें अगले साल उसको ग्रो करना है, तो उस सीड को दोबारा से हम प्रॉपर कंडीशन दे देते हैं, प्रॉपर वाटर दे देते हैं, प्रॉपर मिनरल, एयर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो सीड दोबारा ग्रो कर जाता है। ओके, तो सीड को डोरमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीड का डिहाइड्रेशन कर देते हैं, सारा का सारा जो उसका पानी है वो उड़ा देते हैं कुछ प्रॉपर टेम्परेचर देके। तो ये आता है इसके अंदर। नेक्स्ट एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है जो कि है लुपाइन, इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये जो सीड है, इसका सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी कितनी है, 10,000 ईयर। इसको 10,000 साल बाद उगा के देखा, तब भी ये सीड क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। ओके, तो ये एनसीईआरटी का डाटा है। एक और डाटा है एनसीईआरटी का, एक रिसेंट एग्जांपल है डेट पाम का, डेट पाम, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्यूनिक्स, फ्यूनिक्स डक्टाइलिफेरा, डक्टाइलिफेरा। ये क्या किया गया था, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू किंग हेरोड था, एक किंग का राजा का नाम था हेरोड, जिसका प्लेस जो है वो डेड सी के पास है। हमने इसको डेड सी इसलिए बोल देते हैं मे बी कि उसकी जो सोल्ट कंडीशन होती है, सैलिनिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सोल्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म, यानी कि नॉर्मली फिश वगैरह, वेल वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसको डेड सी बोल देते हैं। तो डेड सी के पास एक राजा किंग हेरोड का प्लेस था। तो उसमें से हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की गई, जिसका मतलब है कोई ऐतिहासिक चीजें निकालने के लिए जब हम जमीन की खुदाई करते हैं, तो तब डिस्कवर किया गया ये फ्यूनिक्स डक्टाइलिफेरा का सीड, जो कि वायबल था 2000 साल, 2000 साल पुराना था, लेकिन फिर भी क्या कर गया, जर्मिनेट कर गया। ओके, तो ये कुछ सीड वायबिलिटी के डाटा है गिवन बाय द एनसीईआरटी। नेक्स्ट एक लास्ट चीज आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जो कि होती है फ्रूट। तो फ्रूट की डेवलपमेंट किससे होती है, ओवरी से। तो ओवरी से फ्रूट बनता है। ओके, अब कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट, ग्राउंडनट भी एक ड्राई फ्रूट है, मस्टर्ड भी क्या है, ड्राई फ्रूट है। ओके, लेकिन कुछ फ्रूट्स होते हैं फ्लैशी, फ्लैशी फ्रूट होते हैं, जैसे कि गवावा, मैंगो। ओके, बहुत सारे फ्रूट्स है जो कि फ्लैशी होते हैं, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज। सो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे फ्लैशी फ्रूट्स के। तो ये तो कुछ एग्जांपल हो गए ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट्स के। अनदर थिंग इज, फ्रूट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट।
ये बांटे गए हैं कि उनका ओरिजिन कहां से हुआ है। ट्रू फ्रूट जो होते हैं वो अराइज होते हैं ओवरी से, ओवरी से बनते हैं, इनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ओके ये भी ट्रू फ्रूट है। लेकिन कुछ फ्रूट्स जो होते हैं जिनको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं वो ओवरी से ना बन के थैलेमस से अराइज होते हैं। तो थैलेमस से जो फ्रूट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल भी थैलेमस से बनता है। स्ट्रॉबेरी भी थैलेमस से बनती है। ओके, स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो सीड्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी की सरफेस पे जो सीड्स दिखते हैं, एक्चुअली दे आर ओवरी एंड इनसाइड दैट सीड लाइक स्ट्रक्चर, इनसाइड दैट ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट, एक्चुअल सीड इज प्रेजेंट। ओके, तो स्ट्रॉबेरी के बाहर जो दिखते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली सीड्स, दे आर ओवरीज, और उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे सीड्स। सो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू यानी कि कैशू, ये आते हैं फॉल्स फ्रूट के अंदर। ओके, अनदर थिंग इज एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं ऑर्किड, फाइकस, और कुछ पैरासिटिक प्लांट होते हैं जैसे कि ओरोबैंके। पैरासिटिक प्लांट यानी कि जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ओके, ओरोबैंके एंड स्ट्राइगा, इनके जो फ्रूट्स होते हैं इनमें थाउजेंड्स ऑफ सीड्स पाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी टाइनी सीड्स, छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं। ये डाटा है जो कि एनसीईआरटी ने दिया है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।